नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे। आज होगी उनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया। बिहार राजभवन भी अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। और आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अब समाचार विस्तार से। 18वीं विधानसभा के प्रथम सत्र का आज तीसरा दिन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विधानसभा के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण का सीधा प्रसारण आकाशवाणी पटना से सुबह 11:27 से सुना जा सकेगा। इसके अलावा कार्यक्रम का प्रसारण राज्य स्थित अन्य सभी केंद्रों से भी रिले होगा। वहीं कल राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और सरकार का उत्तर भी होगा। इस कार्यक्रम को भी आकाशवाणी पटना से सजीव सुना जा सकेगा। जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव 18वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे। विपक्ष की ओर से इस पद के लिए किसी ने भी नामांकन नहीं किया है, जिस कारण श्री यादव का निर्विरोध निर्वाचन तय है। आज उनके निर्वाचन की औपचारिक घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि श्री यादव 17वीं विधानसभा में भी वर्ष 2024 में उपाध्यक्ष बने थे। 18वीं विधानसभा में वे प्रोटेम स्पीकर की भूमिका में थे। संसद में केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच 2 दिन से चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। दोनों पक्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई बैठक में 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से वंदे मातरम पर विशेष चर्चा कराने की सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चर्चा की शुरुआत करने की संभावना है। बैठक में 9 और 10 दिसंबर को लोकसभा में चुनावी सुधारों पर 10 घंटे की चर्चा आयोजित कराने का भी फैसला लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया को बताया कि संसदीय लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी दल चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं। मीटिंग अच्छी तरह से हुई है और सहमति हो पाया है कि मंडे को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। मैं सब पार्टी के नेताओं को फिर से अपील करना चाहता हूं। हम सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस अच्छी तरह से चले। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति का विवरण अपलोड करने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने समय सीमा बढ़ाने की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। श्री रिजिजू ने स्वीकार किया कि उन्हें वक्फ बोर्डों और अन्य हितधारकों से समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वक्फ संपत्तियों से संबंधित किसी भी शिकायत या समस्या के लिए उम्मीद पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। इससे हितधारकों को वक्फ न्यायाधिकरण से संपर्क करने की अनुमति मिलती है। श्री रिजिजू ने कहा कि मंत्रालय पारदर्शिता, जवाबदेही और देश भर में वक्फ प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजभवन और राजनिवास का नाम बदलकर लोक भवन और लोक निवास किया जा रहा है। उन्होंने इसे विकसित और श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। इधर केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में बिहार राजभवन अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौंगथू ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार राजभवन बिहार को सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए तत्काल प्रभाव से बिहार लोक भवन के रूप में नामित किया गया है।
आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर प्रतिवर्ष यह दिवस मनाता है। इसमें दिव्यांगजन के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया जाता है। एक रिपोर्ट। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, महक उठती धरा स्पर्श से, छू लेते गगन जो चाह ले, लड़खड़ाते कदम गर बढ़ गए, समंदर भी इनको राह दे। विकलांग नहीं, दिव्यांग है ये। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इसका उद्देश्य दिव्यांग लोगों के प्रति सामुदायिक जागरूकता, समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देना है। भारत में जहां विविधता राष्ट्रीय पहचान की आधारशिला के रूप में पनपती है, वहां दिव्यांगजन अधिकारों के लिए गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज। जैसे तितलियां फूलों की क्यारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में अनुकरणीय प्रयासों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इधर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी दिव्यांग भाई बहनों को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके सुखद भविष्य की कामना की है। इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कमी के साथ ही ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ समस्तीपुर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 72 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। सुबह के समय कहीं कहीं हल्का कुहासा छाया रहने का भी पूर्वानुमान है। इधर विभाग के अनुसार दिसंबर महीने में प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इसके चलते पिछले वर्ष के मुकाबले इस महीने ठंड का असर कम रहेगा। इसके अलावा दिसंबर में सामान्य से अधिक वर्षा होने का पूर्वानुमान भी व्यक्त किया गया है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश भर में पहले स्थान पर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार इस सूची में 81.35 अंकों के साथ शीर्ष पर है। वहीं 77.77 अंकों के साथ राजस्थान दूसरे और 71.80 अंकों के साथ पंजाब तीसरे स्थान पर है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी बिहार इस सूची में पहले स्थान पर था। कृतज्ञ राष्ट्र आज देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। मुख्य समारोह पटना में राजभवन के राजेंद्र चौक और बांसघाट स्थित उनकी समाधि स्थल पर आयोजित किया जा रहा है, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थान सीवान के जीरादेई में भी उनकी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पटना के सदाकत आश्रम स्थित बिहार विद्यापीठ में भी विशेष आयोजन होगा। इधर शिक्षा विभाग की ओर से राजेंद्र बाबू की जयंती मेधा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर पटना के ज्ञान भवन में मेधा दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह का उद्घाटन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार करेंगे। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए सैयद मुश्ताक अली T20 मुकाबले में समस्तीपुर निवासी वैभव सूर्यवंशी बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। महाराष्ट्र के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 14 वर्षीय वैभव ने 7 छक्के और 7 चौके की मदद से 61 गेंदों में नाबाद 108 रन बनाकर ये कीर्तिमान स्थापित किया है। हालांकि वैभव की शानदार पारी के बावजूद टीम को मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में आज भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में यह मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। रांची में खेले गए पिछले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया था। बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी आज से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 18 नवंबर को जारी किया गया था, जिसमें 14,261 अभ्यर्थी सफल हुए थे। निगरानी विभाग की टीम ने समस्तीपुर के दलसिंह सराय में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राकेश कुमार और लिपिक ललन कुमार को 40,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये दोनों दलसिंह सराय बाजार समिति परिसर में सब्जी मंडी के अवैध निर्माण की अनुमति देने के बदले रिश्वत ले रहे थे। रोहतास जिले के दरीगांव थाना क्षेत्र के धनकी जामुन के पास पुलिस ने छापेमारी कर नकली नमक बनाने वाले कारोबार का उद्भेदन किया है। इस संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से 7 क्विंटल नकली नमक, पैकिंग मशीन और बड़ी मात्रा में पैकिंग सामग्री जब्त की गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बरौनी में बनेगा नया बिजली घर, एनटीपीसी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को सौंपा प्रस्ताव। संचार साथी ऐप से जुड़ी खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, यूजर कभी भी हटा सकेंगे संचार साथी ऐप। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, स्मार्टफोन पर ऐप अनिवार्यता के सरकारी आदेश पर विपक्ष हमलावर। प्रभात खबर लिखता है, फर्जी कागज के मामले में भोजपुरी गायक भरत शर्मा समेत 3 को 2 वर्ष की सजा। आज अखबार की सुर्खी है, रोहिंग्या शरणार्थियों पर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, जनगणना अप्रैल 2026 से फरवरी 2027 के बीच 2 चरणों में होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां आज विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे। आज होगी उनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया। बिहार राजभवन भी अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। और आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।